मैं प्रोफेसर टीवी कट्टिमनी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय में काम करता हूं। आज हम हिंदी भाषा और साहित्य पर उर्दू भाषा और साहित्य का क्या प्रभाव है उस पर बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो भाषा वो सामाजिक तत्व है जो समाज के संपूर्ण जीवन काल में कार्यरत रहती है। भाषा सामान्यतः जीवित प्राणी की तरह मानी जाती है। किसी भाषा का सम्यक अध्ययन जनता के इतिहास, आर्थिक विकास एवं उसके जीवन पर पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभाव के आलोक में ही संभव होता है। वास्तव में भाषा का स्वरूप पहले से सदियों से निर्मित एवं व्याकरण के नियमों से सुनिश्चित रहता है, किंतु नई भाषा या भाषाओं जैसे अरबी, फारसी और तुर्की के संपर्क या समाज के ऊपरी ढांचे में परिवर्तन से भाषा में विकास की संभावना बढ़ जाती है। कुछ पुरानी बातें छूट जाती हैं और नई बातें उनमें जुड़ जाती हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास विक्रम 8वीं शताब्दी के लगभग से माना जाता है। इसी के आसपास विदेशों का संपर्क भी होना प्रारंभ होता है। फिर उनके आक्रमण शुरू हो गए तथा 13वीं शताब्दी के कुछ वर्ष से ही दिल्ली पर उनका अधिकार भी होने लगा। इसी समय से हिंदी भाषा पर बाह्य प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया। अतः हिंदी भाषा और साहित्य अपने शैशव काल से ही बाह्य प्रभावों को ग्रहण करता हुआ चला आ रहे हैं। इस प्रकार अब तक अनेक प्रकार के विदेशी प्रभाव इस भाषा पर पड़ते हुए नजर आता है। प्रारंभ में मुसलमान यहाँ आए तो उनके सामने भारत में कई प्रकार की भाषाएं आई। उनमें संस्कृत भी बहुत ही प्रमुख थी। अन्य भाषाओं का प्रयोग विभिन्न स्थानों में होता था। उन विभिन्न भाषाओं को भाषा शब्द से संबोधित किया जाता था। उन लोगों ने भारत को हिंदी कहना प्रारंभ किया, क्योंकि फारसी में सवर्ण का अभाव अथवा और उनके सामने सिंधु देश ही सर्वप्रथम आया। सिंधु को उन्होंने हिंद कहना प्रारंभ कर दिया तथा कालांतर में पूरे भारतवर्ष को वे हिंदुस्तान कहने लगे। यहाँ के निवासियों को सामान्य रूप से हिंदू कहने लगे तथा यहाँ की भाषा को हिंदुई नाम दिया गया। फिर दिल्ली, आगरा, मेरठ आदि की बोली को हिंदी कहा जाने लगा। तत्कालीन काव्य भाषा ब्रज को भी भाषा या हिंदुई के नाम से पुकारा जाने लगा। ये भाषा हिंदी हुई। इस प्रकार हिंदी भाषा नाम भी मुसलमानों ने दिया, जो आज सर्वत्र रूप से प्रयुक्त होता है और हम सब उसको उपयोग करने लगे हैं। दिल्ली, आगरा, मेरठ, मुर्शिदाबाद आदि स्थानों की फौजी छावनियों में एक नई बोली को हम जन्म देते हुए देखते हैं, जो बाद में कहा गया ये स्वयं खड़ी बोली है। चूँकि इन स्थानों में विभिन्न प्रांतों के सैनिक एक साथ रहते थे और वे विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते थे, अतः स्वभावतया उनके पारस्परिक संपर्क तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय भाषाओं के ये उपयोग वहाँ होने लगा तथा स्थानीय भाषाओं के सहयोग से खड़ी बोली, जिस खड़ी बोली को आज हम कहते हैं कि हिंदी है, खड़ी हो गई। इसके साथ ही उसी प्रकृति में अरबी, फारसी शब्दों से भरी एक और भाषा बनी, जैसे उर्दू नाम से उसको पुकारा जाने लगा। उर्दू का मूल अर्थ सर्वविदित है। यह अर्थ है खेमा या तंबू। चूँकि सेना ये तंबुओं में पड़ाव डालती थी, इसलिए ये नाम सेना के अर्थ में मशहूर हुआ। मुगल शासन एक सैनिक शासन था। इस परिसर में बोली जाने वाली भाषा ज़बान उर्दू हुई। कालांतर में यही ज़बान उर्दू या सिर्फ उर्दू के नाम से जानी गई। उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि गालिब के अनुसार फारसी का प्रयोग अरब आक्रमण के पूर्व ईरान में प्रचलित भाषा के लिए किया है। उनका कहना है कि उस पुरानी फारसी भाषा में अरबी मिलाकर एक नई उर्दू बनाई गई। आगे उनके विचारों के अनुसार स्थानीय हिंदी में फारसी के शब्द और भाषिक प्रयोग विधियाँ मिलाकर उर्दू बनाई गई। उर्दू भाषा के नए रूप का प्रचलन तो उस समय से प्रारंभ हुआ जबकि मुसलमान बादशाह यहाँ दिल्ली में आकर शासन चलाने लगे। इस भाषा का संबंध भारतीय आर्य परिवार से जा मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की अन्य परिवार की भाषाओं की भांति
इसकी कहानी का आरंभ भी दक्षिणी रूस के विस्तृत मैदानों से आर्य आदिवासियों का आगमन के साथ साथ होना चाहिए। उर्दू भाषा का इतिहास वास्तव में नवीन और प्राचीन हिंदी आर्य भाषा के इतिहास की एक लंबी कहानी है। भारतीय आर्य भाषाओं में अरबी फारसी शब्दों का समावेश अधिकता के साथ सिंधु तट से आरंभ होता है। मुस्लिम शासनकाल में देश में एक प्रकार से भाषा समन्वय की स्थिति उपस्थित हो गई थी, जिसके फलस्वरूप हिंदी पर मुसलमानी प्रभाव अत्यधिक मात्रा में पड़ा और जो इसके शब्द भंडार, व्याकरण, अलंकार, छंदशास्त्र और शैली में देखा जा सकता है, जो हिंदी भाषा की शब्दावली में घुल मिल गए, जैसे देर, चाकू, तकलीफ, रोटी, आराम, फैसला आदि शब्द हिंदी में हैं जो विदेशी भाषा के हैं, जो आजकल हमने ऐसा मान लिया है कि ये विदेशी शब्द नहीं हैं, अपने देश के, अपने मुल्क के, अपने परिसर के शब्द हैं। उनकी विदेशी प्रकृति यानी वर्णों के नीचे लगने वाले बिंदु आदि के हट जाने से हिंदीपन आ गया है। क्रियाओं की धातुएं तो प्रायः संस्कृत से ली गई हैं, पर उनके रूप हिंदी में बनते गए हैं। मुगलों के संपर्क से इसी प्रकार अरबी फारसी के शब्द का मिश्रण हुआ। जब मुसलमानी शासक दिल्ली में आए तो उन्हें स्थानीय भाषा के अतिरिक्त एक ऐसी समृद्ध साहित्यिक भाषा के संपर्क में भी आना पड़ा, आवश्यक भी था, जिसकी झलक रासों में मिलती है। विदेशी प्रभाव पड़ने के कारण हिंदी साहित्य की मनोवृत्तियों में व्यापकता आ गई, साहित्य के क्षेत्र में विस्तार हुआ, वर्ण विषयों की अधिकता हुई, भाषा में समन्वय की शक्ति बढ़ी, शब्द भंडार में वृद्धि हुई, शब्दों के लाक्षणिक शक्ति में विकास हुआ। भारत में फारसी का अच्छा साहित्य भी लिखा गया। फारसी का प्रभाव भारतीय जीवन पर पड़ा और उसका परिणाम हिंदी साहित्य में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। चूँकि विदेशियों एवं स्थानीय जनता के बीच बोलचाल का माध्यम हिंदी थी, इसलिए फारसी के भाषागत अनेक प्रभाव हिंदी में प्रकट हुए। पंडित किशोरीदास वाजपेयी, जो बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं और हिंदी के विद्वान हैं, वो कहते हैं कि फारसी अरबी का इतना प्रभाव हिंदी पर पड़ गया कि अब तक उसकी गंध नहीं गई। और मेरे जैसे संस्कृत पंडित, देखिए स्वयं वो मान लेते हैं कि संस्कृत पंडित की कलम से भी अब तक वैसे शब्द निकलते रहते हैं, यद्यपि मैं उर्दू फारसी का आलिफ बे भी नहीं जानता। लेखकों में पहला उल्लेखनीय नाम और हम सब जानते हैं वो स्वयं अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो अपने साहित्य और विचारों की मौलिकता में अद्वितीय हैं। गद्य अथवा पद के अन्य लेखक एक या दो विधाओं में दूसरों से आगे जा पाए, परंतु खुसरो तो हर एक में आगे गए। फारसी शायरी पर काबू हासिल करने वाला एक ऐसा व्यक्ति भूतकाल में कभी हुआ नहीं और अब कयामत तक होगा भी नहीं। ये पंक्तियाँ जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़े फिरोजशाही में लिखा है। अमीर खुसरो तुर्क किसान के वंशज थे, अतएव उन्हें तुर्की का ज्ञान था। बलख के लोग फारसी भी जानते थे, जिससे उन्हें फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान भी था, पर अपनी माँ से तत्कालीन भारतीय भाषा हिंदवी का ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। हिंदुस्तान को ही वो सब मानते थे। हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति के सुंदर समन्वय ने अमीर खुसरो की बहुमुखी प्रतिभा का रूप ले लिया। उनके साहित्य में तत्कालीन समाज का पूरा चित्र मिलता है। तत्कालीन समाज मतलब जिस समाज में खुसरो रहते थे, उस समाज के रीति रिवाज, आचरण, तीज त्यौहार, सबका चित्रण उनके काव्य में, उनके साहित्य में मिला हुआ है। हम उसको आजकल देख रहे हैं। जो भी बात खुसरो ने देखी उसका चित्रमय वर्णन उन्होंने कर दिया। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था एवं उस पर पूरा अधिकार भी रखते थे। ये सब होते हुए भी उन्हें हिंदवी विशेष प्रिय थी। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, तुर्क हिंदुस्तानिम मंदूर हिंदवी गोयम जवाब, शकरी मिश्री न दरम कज अरब गोयम सुखन। इसका मतलब ये होता है, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में उत्तर देता हूँ। मेरे पास मिस्र की शक्कर नहीं है जिसे मैं अरबी में बता सकूँ। ब्रज भाषा, राजस्थानी, हरियाणी
अवधी आदि से मिलकर एक नई भाषा बन गई, जिसे अमीर खुसरो ने हिंदवी नाम दिया। उन्होंने खलिक बारी नाम से एक शब्दकोश बनाया, डिक्शनरी शब्दकोश बनाया, जिसमें इस मिश्रित देशी भाषा को हिंदवी कहा गया। खड़ी बोली में लिखी गई उनकी पहेलियाँ व मुकरियों ने विशेष प्रसिद्धि पाई है। उनकी एक पहेली का उदाहरण है, एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरा, मोती इससे एक न गिरा। आप तत्कालीन रेखता शैली के जन्मदाता कहे जा सकते हैं। मीर तकी मीर की पुस्तक नुकातुर शोरा में उनका ये रेखता मिलता है, जर गिर पिसरे चूं माह पारा, कुछ घड़िए सवारिये पुकारा, नकदे दिल मन गिरफ्त ओ बशिक्स, फिर कुछ न घड़ा और न कुछ संवारा। आदिकाल में, हिंदी साहित्य का आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। खुसरो के हिंदी कवि होने के संबंध में हमें उनका सबसे पहला प्रामाणिक कथन वजही के सबरस में मिलता है। पंका होकर मैं डुली, साकी तेरा चाव, मुंज जलती जन्म गया, तेरे लेखन बाव। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती हैं, जिनमें से अब 20-21 ही उपलब्ध हैं, जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गज़ल आदि उनमें अधिक प्रसिद्ध हैं। आज जब हम देखते हैं कि उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार मिला 13वीं शताब्दी में, तो वो उनकी कब्र के पास पहुँचे और बेहोश हो गए। ये समय लिखा गया दोहा साहित्य की अक्षय निधि है। गोरी सोवे सेज पे, मुख पर डोरे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देश। जबाने दहलवी, जिसको आज हम खड़ी बोली कहते हैं, उसका विकास एक और उर्दू के रूप में खुसरो और दूसरे संतों के द्वारा हो रहा था, तो दूसरी ओर पंजाब, दक्कन और पूर्वी क्षेत्रों में सैनिक, व्यापारियों और तीर्थयात्री इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, जिसकी पुष्टि में हमें नामदेव, कबीरदास और गुरु नानक की रचनाओं में उपलब्ध होती है। भक्ति आंदोलन ने एक प्रकार से विश्व बंधुत्व धर्म की नींव रखी और जनसाधारण की भाषा को साहित्य के क्षेत्र में प्रचलित किया। नामदेव की गणना मराठी भाषा के पहले श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। उन्होंने अपने संदेश की सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की, हालांकि उनकी मातृभाषा मराठी थी। नामदेव के एक काल तक देवगिरी पर पठानों का आक्रमण हो चुका था और मुसलमान महाराष्ट्र में बसने लगे थे। निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर ने अपनी भाषा को पूर्वी बतलाया है। सामान्य भूत में कबीर ने जान्या, मान्या, पाया, बिछाया आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है, जिसका संबंध खड़ी बोली का प्राचीन रूप से है, जो कि दक्षिण में सामान्यतया प्रयुक्त होते हैं। इस समय तक दहलवी जबान हिंदुस्तान पर अपना प्रभाव जमा चुकी थी और ये प्रभाव सामान्यतः पूर्व और पंजाब में विस्तृत हो चुका था। इन क्षेत्रों में रहने वाले कवि जो विचारों और भाषा की दृष्टि से अपने आप को प्राचीन परंपरा से मुक्त समझते थे, सामान्य जनता में व्यापक रूप से अपने विचारों के प्रसार के लिए इस प्रचलित भाषा का पुट अवश्य सम्मिलित कर दिया करते थे। उर्दू भाषा के विकास का दूसरा रूप यानी भारतीय भाषाओं में फारसी और अरबी शब्दों का मिश्रण कबीर के समय में चरम सीमा तक पहुंच गया था। कबीर की रचनाओं में निम्नलिखित अरबी और फारसी के शब्द मिलते हैं: इख्तियार, कुतुब जिसको हम किताब कहते हैं, खराम, मुला, दगाई, दागना, दफ्तर जिसको हम दफ्तर ही के रूप में उपयोग करते हैं, निशाना, निशाना, पैगंबर, नौबत, फरमान, फ़िक्र। क्योंकि फ़िक्र करना यहाँ जो उपयुक्त होता है वो फ़िक्र, बंदगी, बंदा, सहर जिसको हम शहर के रूप में यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, बरकस, बरकत, साबित, सुन्नत, हाल, गौर, हवाई आदि। कबीर से पूर्व जो हिंदवी में काव्य रचना प्रारंभ हुई थी,
उसको ही संतों ने आगे बढ़ाया। शेख साहब बाबा फरीद तथा शेख हमीनुद्दीन नागौरी ने जिस शैली में लिखा उसको ही कबीर ने संपन्न किया। कबीर के लाली देखना मैं गई मैं भी हो गई लाल में सूफियों की चिंतन धारा की अभिव्यक्ति है, जो उनसे पहले शेख की इस रचना में वो स्पष्ट होता है। औषधि भेजना धनी गई ओवू भई बिरहीन, औषधि दोष न जानई नारी न चेतई तीन। भाषा की दृष्टि से गुरु नानक की रचनाओं में यही क्रम को हम देखते हैं, जो नामदेव और कबीर जैसे संतों से प्रारंभ होती है। एक और अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग तो दूसरी तरफ भाषा के उस प्रभाव से आविष्ट होना जो दिल्ली से निकलकर सारे भारतवर्ष में विस्तृत हो रहे थे। संत साहित्य को समृद्ध करने वालों में नानक देव का नाम विशेष रूप से हम लेते हैं, जिन्हें सिख संप्रदाय के संस्थापक के रूप में माना जाता है। आपकी गुरुवाणी में अन्य पूर्ववर्ती संतों की वाणियाँ भी मिलती हैं, जिनमें से बाबा शेख फरीद मुख्य हैं। अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध रहीम ने ब्रज भाषा में रहीम सतसही लिखकर हिंदी साहित्य में अपनी छाप छोड़ी है। उनका वही स्थान फारसी साहित्य में भी देखने को मिलता है। ब्रज भाषा में रहीम और उस्मान की तरह प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं लिख सकता। मुसलमान कवियों ने ज़बान उर्दू ए शाही को पहल जिस हिंदी पिंगल में ढालने का प्रयत्न किया, उसका उदाहरण हरियाणा के लेखक महबूब आलम की रचनाओं में मिलता है। 17वीं सदी के अंत तक हमें मीराबाई के सशक्त भक्तिपूर्ण गीत देखने को मिले। भारत भर में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो मीराबाई के बारे में न जानते हो। श्री कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम में भाव विभोर होकर जब वो गाती थी, तो उनकी भाषा में हिंदी और उर्दू के मिश्रित रूप देखने को मिले। बसु मोरे नयन में नंदलाल, मोहिनी मारुत सांवरी सूरत, नयना बने रसाल। भक्तिकाल तथा रीतिकाल में विदेशी प्रभाव अधिक रहा। प्रेम गाथाओं का प्रचार नवीन ढंग से हुआ। सूफी दरी देशों की भक्ति पद्धति की रचनाएं हिंदी में हुई हैं। प्रेम वर्णन की तीव्रता में मुसलमानों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बिहारीलाल के दोहों में, घनानंद की कविताओं में तथा अन्य कवियों की रचनाओं में ये बात स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। जैसे कटाक्ष से अंगुली काटना, विग्रह में जलकर राख होना, छाले पड़ने के डर से हाथ को छाती पर न छुआ सकना, इस प्रकार सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। तत्कालीन हिंदवी की एक शाखा दक्कन, जिसको हम दक्षिण भारत कहते हैं, उसकी ओर भी मोहम्मद तुगलक के समय में ही चली गई थी, जो कालांतर में दक्कनी के रूप में ही विकसित हुई। हिंदी के विकास के संदर्भ में दक्कनी का विशेष महत्व है। हिंदी में अब तक पद की रचना ही विशेष हुई, यत्र तत्र गद्य भी थोड़ा सा लिखा गया, पर दक्कनी में गद्य पद्य दोनों में रचना की गई है। 14वीं शताब्दी में गीसुदराज बंदा नवाज, जो गुलबर्गा के निवासी थे, उन्होंने इस शैली में रचना की। देखो वाजिद तक की चक्की, पीढ़ी चातुर होके सक्की। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कड़ी दक्कनी है, जिसके अध्ययन के अभाव में समग्र हिंदी साहित्य का अध्ययन और परिशीलन असंभव है। कालांतर में इसका विकास बहमनी, आदिल शाही, कुतुब शाही आदि दक्षिण के राज्यों में हुआ है। ये संयोग ही है कि 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो और कलंदर जैसे सहिष्णु संत जिस भाषा का प्रयोग उत्तर भारत में कर रहे थे, वो किन्हीं कारणों से उत्तर में अधिक विकसित न होकर सुदूर दक्षिण में पकान चढ़ी और फिर से उत्तर में लौटकर वर्तमान हिंदी के स्वरूप को स्थिर करने में सहायक सिद्ध हुई। वजही की कुतुब मुश्तरी में इस शब्द का स्पष्ट उल्लेख हमें मिलता है। 17वीं शताब्दी में इसको हम देख सकते हैं। दक्षिण में जो मीठी बात का
अच्छाएं किया कोई इस घात का। वली को उर्दू कविता का प्रारंभकर्ता भी माना जा सकता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम दखनी में प्रचलित परंपरा को छोड़कर स्फुटक काव्य गजल का प्रारंभ किया। दिल्ली में उनका स्वागत किया गया। दिल वली का ले लिया दिल्ली ने छीन, जा कहो कोई मोहम्मद शाह हसूं। दखनी तथा उर्दू की धारा आगे बढ़ती गई। 18वीं शताब्दी के अंत में आगरा में नज़ीर अकराबादी ने सरल भाषा में पर्याप्त रूप से उन्होंने लिखा। खड़ी बोली में लिखा ये काव्य तत्कालीन मेले तमाशों तथा जन संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। काव्य में रूपकों तथा प्रतीकों का प्रयोग किया गया। भाषा की दृष्टि से चलती सहज भाषा है वो। तारीख करो अब मैं वया क्या क्या उस मुरली अधर बजैया की, नित सेवा कुंज फिरैया की और बन बन गवो चरैया की। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही सन 18वीं शताब्दी में मार्किस वेलेजोली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कॉलेज के 2 अध्यापक लल्लूजी लाल तथा सदल मिश्र तथा कॉलेज के बाहर दिल्ली के इंशा अल्लाह खान तथा सदा सुखलाल खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखकों में से प्रमुख हैं। ये वो समय था जबकि फारसी का राजकाज में प्रयोग किया जाता था। जिस लोक भाषा को अंग्रेजों ने अपनाया वो खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप हिंदुस्तानी था। इस संबंध में उस युग के अधिकारी विद्वान डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है कि व्यावहारिक अर्थ में हिंदुस्तानी उस भाषा का नाम था जिसका मूलाधार तो मूल हिंदुस्तानी था, लेकिन जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता था और जो साधारणतया फारसी लिपि में लिखी जाती थी। ये हिंदुस्तानी हिंदी, उर्दू या उर्दूई और रेख्ता नामों से पुकारी जाती थी अलग अलग प्रदेशों में, और वो हिंदुई या ब्रज भाषा से भिन्न थी। स्वयं गिलक्राइस्ट प्रारंभ में हिंदुस्तानी के समर्थक थे और बाद में अरबी फारसीमय भाषा के समर्थक रहे। इंशा अल्लाह खान हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी शीर्षक से लिखते समय संकल्प ले रहे थे कि इसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट नहीं आने देंगे, परंतु कई आलोचकों के अनुसार उनकी भाषा पर उर्दू की छाप दिखाई देती है। मुंशी सदा सुखलाल, जिन्होंने सुख सागर शीर्षक से श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया है, आप भी दिल्ली के निवासी थे और नियाज नाम से शायरी भी करते थे। मुंशी जी फारसी, उर्दू, हिंदी के अच्छे लेखक थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में कलकत्ते के बाद हिंदी क्षेत्र के केंद्र बनारस अखबारी निकला करते थे। इसके संचालक थे सितारे हिंद बाबू शिव प्रसाद। सितारे हिंद अरबी फारसी शब्दावली से युक्त हिंदी के पक्षपाती थे। उन्होंने हिंदी का गंवारपन दूर करते करते उसे उर्दूए मोहल्ला बना दिया। उन्होंने उर्दू और हिंदी को परस्पर मिलाने का बहुत बड़ा काम किया। अंग्रेजी लोग जानते हैं कि उन 2 भाषाओं का मिश्रित होना सबसे श्रेष्ठ बात होगी। हिंदी नाटक के इतिहास पर फारसी रंगमंच का प्रभाव अनेक रूप से पड़ा है और आगे चलकर वो भारतीय भाषाओं के सभी रंगमंच पर दिखाई देता है। भारतेंदु एवं द्विवेदी युग के ऐतिहासिक उपन्यास प्रायः मुस्लिम काल के इतिहास से सामग्री लेकर लिखे गए। उनकी तिलस्मी एयारी का प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा। प्रेमचंद अपने साहित्य में युग को साथ लेकर चले। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यासों को लिखते समय पहले उर्दू में कई उपन्यासों की रचना की थी, जिनमें से प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह, हम सुमा व हम सवाब का रूपांतर 1907 ईसा में हिंदी में प्रकाशित हो चुका था। उनके अन्य प्रारंभिक उपन्यास असरारे माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य, किसना, रूठी रानी, जलवाए ईसर आदि थे। हलावाद के प्रवर्तक हरिवंशराय बच्चन की कविता पर भी फारसी उर्दू भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। मधुशाला,
मधुबाला और मधुकलश काव्य संग्रहों में उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव लक्षित होता है। हम सब जानते हैं उमर खयाम की रुबाइयों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया है। अतः ये कहना उचित होगा कि हिंदी भाषा और साहित्य पर उर्दू भाषा और साहित्य का अनुकूल प्रभाव आदिकाल से ही पड़ा है। हिंदी भाषा में नए शब्दकोश, डिक्शनरी एवं अभिव्यक्तियों की वृद्धि हुई है। एशिया के पश्चिमी जगत का सारा सांस्कृतिक वैभव, सारी साहित्यिक शैलियाँ, सारी भाषा संबंधी रीतियाँ, रीति रिवाज और रहन सहन इस देश को मिली और उनकी संस्कृति और साहित्य समृद्ध हुई। मुसलमानों के एकेश्वरवाद तथा भक्ति भावना का प्रभाव कुछ न कुछ अवश्य पड़ा, जिसके कारण से यहाँ निर्गुणवादी परंपरा प्रचलित हुई। हिंदी भाषा और साहित्य जो उर्दू भाषा और साहित्य के संपर्क में आया उससे प्रभावित होता गया। हिंदी और उर्दू की मूल प्रकृति भारतीय है। उर्दू साहित्य की अनेक अच्छाइयाँ हिंदी में आ बढ़ी हैं। उर्दू के प्रभाव ने हिंदी साहित्य को अनेक देन दी है। इससे साहित्य की संपन्नता बढ़ी। हिंदी की प्रकृति, मूल प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन भी हुआ और हिंदी की भाषा समृद्ध हुई, नए नए शब्द आए और शब्द के कारण से गद्य विधा प्रचलित हुई। वास्तव में पहले भी हमने देख लिया है, हिंदी में गद्य विधा का प्रचलन नहीं हुआ था। हिंदी में गद्य प्रथा का प्रचलन हुआ उर्दू के प्रभाव से। इस प्रकार हिंदी साहित्य उनका अत्यंत ऋणी है। आज इस विषय को लेकर हमने बात की है। मुझे लगता है कि इतना आपके लिए काफ़ी है। इस विषय में आगे की जानकारी आप में से कोई हासिल करना चाहते हैं, कृपया हमारा पता आप लिख लें। दूर शिक्षा निदेशालय, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, गच्चीबौली, हैदराबाद 32। धन्यवाद।